बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स या रिक्वायरमेंट्स। द फॉलोइंग आर द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। हमारे पास ये कुछ एसेंशियल्स दिए गए हैं या कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट्स हैं जिसको हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। हमारे पास सबसे पहले है देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, यानी जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसमें आपके पास एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट के बगैर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब एग्रीमेंट क्या है? एग्रीमेंट में हमारे पास दो चीज़ें आती है। एक हमारे पास आता है ऑफ़र और दूसरी चीज़ हमारे पास एक्सेप्टेंस। यानी एक पार्टी जो है या एक पर्सन जो है वो क्या करेगा, वो ऑफ़र करेगा और जो इस पार्टी को ऑफ़र करेगा अगर वो उसको एक्सेप्ट करे तो उसको हम क्या कहेंगे? एग्रीमेंट कहेंगे। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास ए और बी ये दो पार्टियाँ हैं। ए ने क्या किया? ए ने बी को ऑफ़र की कि आप मेरा जो है घर परचेज़ कर लें। अब बी ने उसके ऑफ़र को एक्सेप्ट किया तो इसको हम क्या कहेंगे? एग्रीमेंट कहेंगे। अब हमारे पास दूसरा फैक्टर जो है वो है पार्टीज़ मस्ट बी कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। इससे मुराद है कि जो भी पार्टियां आपस में कॉन्ट्रैक्ट करना चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल हो। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ फैक्टर्स दिए गए हैं कि जिसकी बुनियाद पे हम कह सकते हैं कि अगर ये इन पार्टीज़ में फैक्टर हुए तो वो कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। सबसे पहले हमारे पास है हु हैव अटेंड द एज ऑफ मेजोरिटी, यानी जो आपके लॉ में उसकी एज लिखी हुई है कि अगर इस एज तक या इस एज से ज़्यादा जितने भी पार्टीज़ या पर्सन होंगी वो इस कॉन्ट्रैक्ट के करने के काबिल होगी। इसी तरह दूसरा हमारे पास पॉइंट है हु आर ऑफ साउंड माइंड, यानी जिनका ज़हनी तवाज़न दुरुस्त हो। तीसरा हमारे पास है हु आर नॉट डिसक्वालीफाइड बाय लॉ टू विच दे आर सब्जेक्ट, यानी जो है वो डिसक्वालीफाइड न किए गए हों लॉ की तरफ से कि किसी भी सब्जेक्ट के। तो ये तीन हमारे पास बेसिक जो है इसके यानी फैक्टर्स है कि जिसकी बुनियाद पे हम कह सकते हैं कि ये पार्टी जो है कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक पार्टी ए है और दूसरी पार्टी हमारे पास बी है। तो ए ने जो है बी को ऑफ़र की कि मैं आपको अपना घर जो है वो सेल आउट करना चाहता हूँ। बी ने उसको एक्सेप्ट किया। अब बेसिकली बी जो है हमारे पास ये क्या है? ये अनसाउंड माइंडेड पर्सन है, यानी इसका ज़हनी तवाज़न दुरुस्त नहीं है। तो ये बेसिकली इसको हम एग्रीमेंट नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है बी पर्सन ये इसका ज़हनी तवाज़न दुरुस्त नहीं है, जबकि लॉ में कहा गया है कि जिसका ज़हनी तवाज़न दुरुस्त नहीं होगा जब भी आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहा जाएगा। अब तीसरा पॉइंट है कंसेंट मस्ट बी फ्री। अब फ्री कंसेंट से मुराद है इट इज़ आल्सो एसेंशियल दैट द कंसेंट मस्ट बी फ्री। फ्री कंसेंट मीन्स दैट टू parties or person must be agree upon the same thing in the same sense, यानी जब आप किसी को कोई चीज़ सेल करेंगे तो वो पार्टी जो है उस चीज़ को परचेज़ करने के लिए एग्री भी हो। मसलन यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं ए और बी। ए जो है अपनी कार बी को सेल करना चाहता है लेकिन बी जो है उसको परचेज़ करने के मूड में नहीं है, यानी वो उसको परचेज़ करना नहीं चाहता। तो बेसिकली ये क्या है? यानी बी की मर्ज़ी नहीं है परचेज़ करने की लेकिन ए उसको सेल करना चाहता है। अब ए क्या करता है? ए जो है उसको गन पॉइंट पे अगर सेल करेगा तो बी क्या करेगा? मजबूरन उसको परचेज़ करेगा। लेकिन जैसे ही वो
गन पॉइंट पर उसको सेल करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम फ्री कंसेंट नहीं कह सकते। यानी बी की अपनी मर्ज़ी नहीं है, उसको ज़ोर ज़बरदस्ती आप जो है वो कार जो है सेल करना चाहते हैं। तो इस तरह अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में जब दोनों पार्टीज़ में से किसी एक पार्टी की भी अगर मर्ज़ी ना हो तो उस कॉन्ट्रैक्ट को जो है हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। यानी वो फ्री कंसेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। इसी तरह हमारे पास चौथा है कंसिड्रेशन मस्ट बी लॉफुल। कंसिड्रेशन से मुराद है यहाँ पे कि समथिंग इन रिटर्न, यानी आप अगर किसी को जो है कोई चीज़ सेल करेंगे तो उसके बदले में वो आपको कुछ देगा। तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास इसी तरह ए और बी, ये दो पार्टीज़ है। ए क्या कर रही है, ए जो है बी को कार सेल करना चाह रही है। ए ने बी को ऑफ़र की और बी ने एक्सेप्ट की। बी ने कहा कि मैं आपको इस कार के बदले में 5 लाख रुपए दे दूंगा। तो अब ये क्या है, यानी ए क्या कर रहा है, ए भी उसको कंसिड्रेशन जो है वो दे रहा है, कुछ दे रहा है, और बी उसके बदले में उसको कुछ रिटर्न कर रहा है। तो इस तरह यानी वो कॉन्ट्रैक्ट के जिसमें एक बंदा कोई चीज़ दे और उसके बदले में उसको कोई चीज़ मिले तो उसको हम कंसिड्रेशन कहते हैं। लेकिन लॉफुल से मुराद ये है कि वो कंसिड्रेशन जो आपके लॉ के मुताबिक हो तो उसे हम जो है कंसिड्रेशन लॉफुल कहेंगे। अब हमारे पास जो पांचवी चीज़ है, द ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट मस्ट बी लॉफुल। अब बेसिकली यहाँ पे ऑब्जेक्ट से क्या मुराद है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट से मुराद है कि एवरी एग्रीमेंट ऑफ विच द ऑब्जेक्ट आर कंसिड्रेशन इज़ अनलॉफुल इज़ वॉइड। यानी जो आपके कानून या लॉ के मुताबिक ना हो उसको हम क्या कहेंगे, वॉइड कहेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास कुछ जो है यहाँ पे इसकी लिखे हुए हैं पॉइंट्स हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास कि अगर आपका जो ये ऑब्जेक्ट है अगर इलीगल होगा तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको जो आपका ऑब्जेक्ट है वो अनलॉफुल कहलाएगा। इसी तरह अगर इन्वॉल्व्स द इंजरी टू द पर्सन आर प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, अगर आपके ऑब्जेक्ट की वजह से किसी और बंदे की प्रॉपर्टी या वो शख्स जो है उसकी वजह से कोई इंजरी उसको लग जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, वो भी अनलॉफुल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। मसलन यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं इसको कि हमारे पास एक ए और बी, ए ने क्या किया, ए एंड बी आर एंटर्ड इन टू इन एग्रीमेंट दैट, यानी ए और बी ने एक एग्रीमेंट किया दैट इफ़ ए विल बीट टू बी, अगर ए बी को मारेगा देन बी विल पे हिम ₹10,000। तो बी क्या करेगा, ए को जो है 10,000 रुपये देगा। दिस एग्रीमेंट इज़ इलीगल एज द ऑब्जेक्ट इज़ अनलॉफुल। यानी ये क्या है, इसका जो ऑब्जेक्ट है वो अनलॉफुल है, कानून के मुताबिक नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये जो हमारे पास इलीगल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इसी तरह हमारे पास जो 6 नंबर पे है, द एग्रीमेंट मस्ट हैव नॉट बीन डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ, यानी ये लॉ की तरफ से जो है वॉइड मना न किया गया हो। अब यहाँ पे हमारे पास इसके भी कुछ जो है वो फैक्टर्स लिखे गए हैं, एलिमेंट्स लिखे गए हैं। अगर ये आपके उसमें जो है एलिमेंट्स होंगे तो हम उसको जो है वॉइड कहेंगे। हमारे पास सबसे पहले है कि एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, यानी अगर आप जो है किसी की शादी में रुकावट डालेंगे तो वो क्या कहलाएगा, वो आपका जो है वॉइड कहलाएगा, यानी हम उस एग्रीमेंट को वॉइड एग्रीमेंट कहेंगे। अब इसी तरह दूसरे नंबर पे एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, अगर आप किसी की जो कानूनी प्रोसीडिंग है उसमें रुकावट डालेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको भी हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। इसी तरह तीसरे नंबर पे एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, अगर आप किसी की ट्रेड तिजारत में रुकावट डालेंगे तो उसको भी हम वॉइड कहेंगे। इसी तरह एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, कुछ ऐसे एक्ट्स होते हैं कि जिसको आपके लॉ ने मना किया है, अगर आप उसके बेस पे एग्रीमेंट करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको भी हम वॉइड
कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे या एग्रीमेंट कहेंगे। इसी तरह हमारे पास एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेगर। अब यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल हम लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ए और बी, ये दो पार्टीज़ हैं हमारे पास। ए ने बी को कहा कि आप जो है अगर ख़ुदकुशी करेंगे तो मैं आपको जो है 50,000 रुपये दूंगा। अब ये बेसिकली क्या है, ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इसलिए है कि ये इम्पॉसिबल एक्ट है, यानी ये काम जो है ये ख़ुदकुशी करना क्या है, हराम है। अब इसके बदले में जो पैसे दिए जाएंगे वो बेसिकली क्या कहलाएगा, ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट आपका कहलाएगा। इसी तरह हमारे पास 7th नंबर पे है क्रिएशन ऑफ लीगल रिलेशनशिप। क्रिएशन ऑफ लीगल रिलेशनशिप से मुराद ये है कि वो कॉन्ट्रैक्ट के जिसकी जो रिलेशनशिप हो वो लीगली तौर पे हो। लीगली तौर से मुराद ये है कि अगर एक पर्सन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है कंप्लीट करने में नाकाम हो तो दूसरा बंदा जो है, दूसरी पार्टी जो है वो क्या करे, वो जाके उस पर कोर्ट में सू कर सके। अब मसलन यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, ए एंड बी, ये दो पार्टीज़ हैं। ए ने बी को ऑफ़र की कि मैं आपको जो है अपना घर जो है वो सेल करना चाहता हूँ। बी ने इस ऑफ़र को एक्सेप्ट किया और उसके बदले में उसको कुछ पैसे देने की यानी बात की। अब ये एक एग्रीमेंट हुआ, ए ने अपना घर उसको दे दिया लेकिन बी ने अभी उसको पैसे नहीं दिए और बाद में बी मुकर गया कि मैंने पैसे यानी अब नहीं दे रहा। तो ए क्या करेगा, ए जाके कोर्ट में उस पर सू कर सकता है कि इसके साथ मेरा एग्रीमेंट हुआ था और इस एग्रीमेंट में ये हमारी बात जो है यानी ये हमारी रिक्वायरमेंट्स थी, तो अब ये जो है बी जो है मुझे यानी इतने पैसे देने थे जबकि अब बी मुझे पैसे नहीं दे रहा। तो अब इस रिलेशनशिप को हम क्या कहेंगे, लीगल रिलेशनशिप। क्यों? क्योंकि बी ए जो है वो इजीली गया और उसने बी पे सू कर दिया। अब जो है हमारे पास 8 नंबर पे है सर्टन एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अब ये बेसिकली हमारे पास क्या है, सर्टन एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस से मुराद ये है कि आप जो भी कॉन्ट्रैक्ट करना चाहे उसकी परफॉर्मेंस जो है वो भी पॉसिबल हो, यानी आप उस कॉन्ट्रैक्ट को या उस ऑब्जेक्ट को जो है वो परफॉर्म कर भी सकें। मसलन यहाँ पे अब देखें, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। ए ने कहा कि मैं आपको अपना हॉर्स घोड़ा जो है वो सेल करना चाहता हूँ। बी ने कहा कि ठीक है। अब ए ने जो ऑफ़र की बी ने उसको एक्सेप्ट किया। अब ये हमारे पास एग्रीमेंट हो गया, लेकिन जब डिलीवरी का टाइम आ गया तो ए के पास जो घोड़ा था या हॉर्स था वो क्या हुआ, वो मर गया। अब चूँकि एट द टाइम ऑफ या सर्टन टाइम जो है जब उसकी डिलीवरी आई उसकी, ठीक, तो वो जो है अब कॉन्ट्रैक्ट जो है परफॉर्म नहीं हो सकेगा। तो इसको हम कहेंगे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल ले, मसलन ए जो है बी को ऑफ़र की कि मैं आपको अपना घर जो है वो सेल करना चाहता हूँ। बी ने कहा ठीक है, इसके बदले में मैं आपको इतने पैसे दे दूँगा। जब ए ने उसको घर दिया और बी ने उसको पैसे दिए, यानी बेसिकली दोनों ने क्या किया, दोनों ने अपनी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी वो परफॉर्म कर दी। इस तरह हमारा जो है ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा परफॉर्म हो गया, यानी इसकी पॉसिबिलिटी थी परफॉर्म करने की। लेकिन अगर जो है मकान देने से पहले अगर मकान जो है वो अबॉलिश हो जाता, तबाह बर्बाद हो जाता, तो वो क्या होता, तो इसको भी हम कहते हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट की पॉसिबिलिटी एन मौके पे मुमकिन ना हो सकी। अब हमारे पास 9 नंबर पे है एग्रीमेंट मस्ट बी इन रिटन, यानी जो आपका एग्रीमेंट है वो रिटन फॉर्म में होना चाहिए, हार्ड कॉपी में होना चाहिए। क्यों कि जब आपका जो कॉन्ट्रैक्ट अगर हार्ड कॉपी में होगा तो आप कल को जो है उस पर लीगल एक्शन भी ले सकेंगे। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिटन फॉर्म में नहीं होगा, ओरल ही होगा, तो आप उस पर जाके जो है यानी
सू या कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते। इसीलिए जितने भी आप एग्रीमेंट करना चाहे या कॉन्ट्रैक्ट करना चाहे वो कोशिश करें कि वो रिटन जो है रिटन फॉर्म में होने चाहिए। उसके बाद लास्ट हमारे पास है वो है अदर लीगल रिक्वायरमेंट्स मस्ट बी फुलफिल। अब ये बेसिकली हमारे पास क्या है कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है या एग्रीमेंट है जो आपके नाम है, बाकी जितने भी इसके रिक्वायरमेंट्स लिखे हुए हैं मेंशन है वो भी सारे फुलफिल होने चाहिए। अगर उसमें से कोई भी आपका जो है यानी रिक्वायरमेंट मिस हुआ तो हम उसको वॉइड जो है कहलाएंगे, यानी वो हमारे पास जो एग्रीमेंट होगा वो वॉइड एग्रीमेंट